अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे आप सब ठीक है। बेटा आज हमने पढ़ना है आइसोलेटेड सिस्टम। बेटा इसको पढ़ने से पहले हम सिस्टम को देखते हैं। बेटा याद रखना कि जो सिस्टम होता है ना, सिस्टम वो एक सिंगल बॉडी से नहीं बनता। ठीक है, सिस्टम को बनाने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 बॉडी होनी चाहिए। बेटा कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 2 बॉडी। ठीक है, तो एक सिंगल बॉडी सिस्टम नहीं बेटा बनाती, तो मिनिमम 2 बॉडी होने चाहिए और मैक्सिमम n बॉडी होनी चाहिए, तभी बेटा सिस्टम बनेगा। बेटा आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, कि बेटा बाहर से फोर्स ना लगे। ठीक है, इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो F एक्सटर्नल होगी वो 0 होगी। अब बेटा इसमें होता क्या है कि जो हम सिस्टम लेंगे वो हम 2 बॉडी सिस्टम लेंगे। ठीक है, 2 बॉडी लेंगे। अब 2 बॉडी के ऊपर बाहर से फोर्स नहीं लगना, तो अब कैसे होगा कि जो फोर्स लगेगा वो इस तरह होगा कि वो दोनों बॉडी मूव कर रही होंगी। अगर वो दोनों बॉडी मूव कर रही हैं तो उन दोनों का मैस होगा और उन दोनों की बेटा क्या होगी? कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। इसका मतलब बेटा वो दोनों का क्या होगा? कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। तो जब वो मूव करेंगी तो आपस में कोलाइड करेंगी। ड्यूरिंग कोलिजन बेटा क्या हो सकता है कि जो पहले वाली बॉडी थी उसकी जो वेलोसिटी थी, हो सकता है वह दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाए, मैक्सिमम एक्सचेंज हो जाए या मिनिमम, जितनी भी होगी तो वो हमने बेटा इसमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें होना क्या है? कोलिजन होना। तो बेटा आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसमें एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। ठीक है, और बेटा ऐसा जो सिस्टम होता है, जो आइडियल हमारे पास सिस्टम होता है ना, आइडियल सिस्टम, आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम, वो ये होता है कि बेटा जो हमारी आइडियल गैस होती है ना, ठीक है, या जो गैस होगी ना, गैस, वो बेटा क्या होगी? अनक्लोज होगी इन अ कंटेनर। एक गैस को बेटा जब एक कंटेनर के अंदर बंद कर देते हैं तो बेटा जो उसके मॉलिक्यूल होते हैं वो बेटा क्या करेंगे? आपस में भी कोलाइड करेंगे और उस कंटेनर की वॉल के साथ भी बेटा स्ट्राइक करेंगे और फाइनली बेटा क्या करेंगे? अपनी वेलोसिटी बेटा क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे, और जिसकी वजह से उनका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम निकालेंगे तो वो बेटा क्या रहेगा? कंजर्व। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमने इसको लास्ट में इसको स्टडी करना है। ठीक है बेटा, तो अब हम इसको बेटा प्रूव करते हैं। तो बेटा हमारे बुक के अंदर 2 बॉडी प्रॉब्लम है, 2 बॉडी प्रॉब्लम है। बेटा हमारे पास 2 बॉडी है। ठीक है बेटा, एक M1 है और बेटा एक बॉडी M2 है। बेटा ये जो बॉडी M1 है, वी से दैट कि बेटा जो इसकी वेलोसिटी है वो v1 है और बेटा जो इसकी वेलोसिटी है, लेट वी से दैट v2 है। बेटा ये बॉडी के पास मैस है, इसके पास वेलोसिटी है, तो हो बेटा इसके पास जो मोमेंटम होगा p1, वो हमारे पास क्या आएगा? m1 v1। बेटा इसी तरह जो इस बॉडी के पास मैस है और वेलोसिटी है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा? मोमेंटम, विच इज इक्वल टू p2 इक्वल टू m2 v2। ठीक है, अब बेटा थोड़ी देर आगे जाने के बाद ये बॉडी बेटा क्या करती हैं? आपस में कोलाइड करती हैं। ये बेटा दोनों ने आपस में क्या किया? कोलाइड किया। ये हमारे पास M1 है, ये M2 है। अब बेटा जब कोलाइड करेंगी तो बेटा M1 एक फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन M2, और वो जो M1 फोर्स एक्सर्ट करेगा M2 के ऊपर, बेटा उस फोर्स को हम नाम दे देते हैं बेटा F1। ठीक है, इसी तरह बेटा M2 भी क्या करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन
m1, ठीक है, और उसको बेटा हम नाम दे देते हैं f2, ठीक है। तो हम कह देते हैं कि सर m1 ने जो फोर्स एक्सर्ट की m2 के ऊपर विच इज इक्वल टू f1, और जो m2 फोर्स एक्सर्ट करेगा m1 के ऊपर वो बेटा क्या है हमारे पास f2, दोनों बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन के ऊपर है। अच्छा ठीक है बेटा, अब कुछ देर बाद बेटा क्या हुआ, ये एक दूसरे के साथ जैसे ही फोर्स एक्सर्ट करेंगे, नाउ बेटा व्हाट विल बी हैपन, इनकी वेलोसिटी में बेटा कुछ ना कुछ बेटा क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, और जो वेलोसिटी नहीं आएंगी वो बेटा क्या आएंगी, v1 प्राइम और v2 प्राइम। बेटा हम इस लैंग्वेज से लिखते हैं। अब जाहिर बात है जब इनकी वेलोसिटी में चेंज आ गया तो इनके मोमेंटम में भी बेटा क्या आ जाएगा, चेंज। तो जो नया मोमेंटम आएगा p1 प्राइम वो बेटा किसके इक्वल होगा, m1 v1 प्राइम, और उसके बाद बेटा जो इसका मोमेंटम होगा p2 प्राइम इक्वल टू m2 v2 प्राइम। ठीक हो गया बेटा। अब बेटा हमें पता है कि जब फोर्स किसके इक्वल होती है बेटा, वो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है, और बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, mvf माइनस mvi डिवाइड बाय डेल टी, या आप इसको टी भी लिख लो। तो बेटा अब देखिए कि पहले बेटा इसका मोमेंटम क्या था, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, और कुलियन के बाद ये इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो अगर हम f1 की वैल्यू निकालें तो हमारे पास बेटा क्या आ गया, m v1 प्राइम, मतलब बेटा फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, ठीक है, माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइड बाय बेटा क्या आ गया, डेल टी या टी। इसी तरह बेटा अगर हम f2 निकालें तो वो बेटा हमारे पास कितनी आ गई बेटा, फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी डिवाइड बाय डेल टी। बेटा यहां से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें डेल टी क्यों, तो बेटा m1, आप वेक्टर के साइन लिखना चाहते हैं बेटा लिख ले, m1 v1 प्राइम ओ माइनस m1 v1, ठीक है बेटा। और इसी तरह बेटा f2 कितना आ गया हमारे पास, m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2, ठीक है बेटा। बेटा हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर बेटा क्या कर दिया, 2 का नाम। अब बेटा दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। बेटा हमने दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया। तो बेटा जब ऐड करेंगे क्रॉस डेल टी प्लस f2 क्रॉस डेल टी, बेटा यहां पे क्या आ गया, m1 v1 प्राइम माइनस m2, ठीक है, सॉरी m1 v1 फिर प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। बेटा ऐड कर लिया। बेटा अब इसमें डेल टी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो जब बेटा हम डेल टी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह नहीं इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। हमें पता है सर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेटा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन कि जितनी फोर्स जितनी फोर्स m1 m2 के ऊपर लगा रहा होगा उतनी ही फोर्स बेटा m2 m1 पर लगा रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि सर जो आपके पास f1 है वो इक्वल होगी f2 के मैग्नीट्यूड के, और ये आपस में बेटा क्या होंगी, ऑपोजिट होंगी। तो बेटा दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन बेटा ये आपस में क्या कर देंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को बेटा जीरो कर देंगी, ठीक है। तो बेटा लास्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, अगर मैं इस इक्वेशन को यहां पे राइट करूं तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 0, क्योंकि बेटा जब 0 मल्टीप्लाई करेगा t से तो वो भी बेटा 0 हो जाएगा। अब बेटा m1
v1 प्राइम माइनस m1 v1 फिर प्लस m2 v2 प्राइम, ठीक है, माइनस m2 v2। बेटा दोनों माइनस वाली टर्म उठाकर आप इधर ले, ये वाले को भी आप इधर ले और इस वाले को भी आप इधर ले, तो व्हाट वी गेट m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। बेटा ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी, ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉडी। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आप कहेंगे सर ये टोटल मोमेंटम, ठीक है, ऑफ द सिस्टम। ये बेटा टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बन गया, ठीक है, क्योंकि दो बॉडी है तो मिलकर बेटा क्या बना, सिस्टम। अब आप कहेंगे सर ये तो बिफोर कुलियन था, बिफोर कुलियन, बेटा विच इज इक्वल टू, बेटा ये फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, ये फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आप कहेंगे सर ये टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, बेटा कहां पे आ गया, आफ्टर कुलियन, ठीक है बेटा। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कुलियन इक्वल होगा टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कुलियन। तो इस कहने का बेटा मतलब ये है कि बेटा वेलोसिटी में चेंज जरूर आया, बट जो टोटल मोमेंटम रहेगा सिस्टम का वो बेटा क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। तो यही बेटा इसको ही हम क्या कहते हैं, इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बेटा अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है बेटा, तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बेटा क्या कहता है, ये कहता है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है बेटा। और ये इक्वेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो अपने बहुत जगहों पे बेटा यूज करनी है, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा अब हम एक एग्जांपल को डील करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा। जब हम एक गन के अंदर गोली को डाल देते हैं, ये बेटा हमने एक गन बनाया, ठीक है बेटा, ये इसका ट्रिगर है जो भी है, इसके अंदर बेटा एक हमने बुलेट डाल दिया, ठीक है बेटा। हमने कुछ ना कुछ पैरामीटर डिसाइड किए कि बेटा जो हमारे पास मैस ऑफ द बुलेट है, मैस ऑफ बुलेट वो हमने मान लिया m, और जो मैस ऑफ द गन है वो हमने बेटा मान लिया कैपिटल M। बेटा हम अब दो केस इसके डील करेंगे, ठीक है बेटा। पहला इसका दो प्रोसीजर हम डील करेंगे कि पहला प्रोसीजर बिफोर फायर और आफ्टर फायर। अच्छा तो हमने बेटा बताना है कि बिफोर फायर जो मोमेंटम था वो इक्वल होगा आफ्टर फायर मोमेंटम के। अब होता क्या है कि जब बेटा आप गन से शूट करते हैं तो बेटा गन पीछे की तरफ रिकॉइल होती है, वो पीछे की तरफ रिकॉइल क्यों होती है, हमने यही चीज जाननी है, ठीक है। वाई द गन रिकॉइल व्हेन द फायर, ठीक है, व्हेन द गन इज फायर, ठीक है। तो बेटा देखिए बिफोर फायर कि ये गन के पास मैस क्या है, मैस ऑफ द गन बेटा m है, बट जो उसकी वेलोसिटी होगी, गन की जो वेलोसिटी है, लेट वी से डेट वो कैपिटल V है, वो बेटा क्या होगी 0। तो इसी तरह जो गन का मोमेंटम होगा P1 हम उसको बेटा क्या मान लेंगे 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, मोमेंटम 0।
इसी तरह बेटा बुलेट का मास क्या है m, बट उसके पास जो स्मॉल v है वो बेटा क्या है 0। इसी तरह बेटा जो इसका मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा 0। तो अगर हम टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायर देखें तो वो बेटा क्या आएगा 0, क्योंकि P1 प्लस P2 आपस में क्या आएंगे बेटा 0। ठीक है, तो जब बेटा आप फायर करेंगे, ठीक है, जब बेटा फायर करेंगे तो बेटा आपका बुलेट किधर जाएगा, आगे की तरफ विद सम वेलोसिटी से v1, और आपकी जो गन है वो पीछे की तरफ रिकॉइल होगी, लेट वी से दैट v2। ठीक है, तो अब बेटा इसके पास जो नया मोमेंटम आएगा p1 प्राइम, वो मास ऑफ द बुलेट एंड द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। अब बेटा जो गन के पास मोमेंटम आएगा p2 प्राइम, वो बेटा क्या आएगा, मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन। तो बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो हमारे पास वो क्या कहता है, टोटल मोमेंटम, ठीक है, बिफोर फायर इक्वल होना चाहिए आफ्टर फायर। तो पहले 0 था, अब कितना आ गया, तो हम ये कहेंगे कि 0 इक्वल टू m1 v1, ठीक है, प्लस m2, सॉरी m यहां पे m1 m2 नहीं, m और यहां पे क्या आ गया बेटा v2। अगर हम v2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास बेटा कितना आ गया, माइनस m v1 डिवाइड बाय m। बेटा इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बेटा अगर v2 की वैल्यू में अगर यहां पुट कर दूं, व्हाट आई गेट, 0 इज इक्वल टू m v1 प्लस m, और बेटा v1 की v2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस m v1 डिवाइड बाय m। तो बेटा ये m से कट गया, तो आपके पास 0 इक्वल टू कितना आ गया, m v1 माइनस m v1। तो बेटा ये दोनों सेम टर्म है, जब ये कैंसल आउट हो जाएंगे तो 0 बेटा किसके इक्वल आ जाएगा। तो बेटा कहने का मतलब ये था कि जो सिस्टम का पहले मोमेंटम होता है वही बाद में होता है। ठीक है, तो अब ये जो आपकी गन है पीछे जो रिकॉइल हुई, रिकॉइल ये क्यों हुई, बिकॉज टू कंजर्व इट्स मोमेंटम। क्यों बेटा, टू कंजर्व इट्स मोमेंटम। तो आप यहां पे क्या लाइन लिखेंगे, टू कंजर्व इट्स मोमेंटम। तो कंजर्व का मतलब होता है तब्दील ना होना, ठीक है, और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा, मुस्तकिल रहना। तो दोनों लाइनें ठीक है, टू कंजर्व इट्स मोमेंटम या कांस्टेंट इट्स मोमेंटम। तो इसलिए बेटा वो क्या होती है, पीछे की तरफ रिकॉइल्स होती है। तो इसी तरह बेटा क्या होता है, जब आप एक तोप में गोला डालते हैं तो गोला आगे की तरफ जाता है, और बेटा तोप किधर जाती है, पीछे की तरफ। क्यों जाती है, टू कंजर्व इट्स मोमेंटम। तो जब टैंक से हम शूट करते हैं तो एक जरक पीछे की तरफ फील होती है, वाई, टू कंजर्व इट्स मोमेंटम, क्योंकि हमने 0-0 बनाना होता है। बट अब अगर हमें मास ऑफ द गन पता हो, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट पता हो, सॉरी मास ऑफ द बुलेट पता हो, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट पता हो, और बेटा मास ऑफ द गन पता हो, देन वी कैन फाइंड द वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ द गन इन द गन, बेटा जिससे वो बेटा क्या होती है, रिकॉइल्स होती है। ठीक है, तो इस तरह जब दो जहाज आपस में फाइट कर रहे होते हैं ना हवा में, तो जब एक फायर करता है अगले की तरफ तो बेटा वो पीछे की तरफ आता है, क्योंकि बेटा एक्शन आगे की तरफ और रिएक्शन पीछे की तरफ। क्यों बेटा, उसने मोमेंटम को कंजर्व करना था। ठीक है, इसी तरह बेटा जो नेक्स्ट प्लेन होता है वो क्या करता है, कुछ फायर छोड़ता है उस जो उसकी तरफ एक्सप्लोजन आ रहा होता है उससे बचने के लिए। तो इसकी वजह से वो जर्क आगे की तरफ खाता है, वाई, बिकॉज टू कंजर्व इट्स मोमेंटम। तो बेटा ये जो भी होता है ना, ठीक है, कि जब हम शूट आगे की तरफ करते हैं और हमें झटका पीछे की तरफ लगता है, ये सारी की सारी एग्जांपल बेटा किसकी बेस के ऊपर है, आइसोलेटेड सिस्टम से हमें मिलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बेटा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सारा प्रोसीजर बनाया। होप बेटा आपको ये सारी